ये कहानी काल्पनिक है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। ये पहली बार नहीं था जब सिया रोई थी, क्योंकि अब तक वो इतना कुछ खो चुकी थी कि मानो दुख से उसकी दोस्ती हो गई हो और आंसू उसकी पलकों पर होते थे। पर आज बात अलग थी। वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोए जा रही थी। वो इतनी तकलीफ़ में थी कि रोते रोते 2 घंटे कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। अपनी माँ की तस्वीर को देखकर वो एक ही बात बार बार दोहरा रही थी कि क्या रिश्ता है उसका उस लड़के रोशन से। इतने में उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट हो गई। अपनी माँ को अपने सामने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर इसके बाद जो उसकी माँ ने उसे बताया, उसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कुछ महीने पहले सिया सॉलोमन क्रीक में रहने आई थी। उसका एडमिशन हाई स्कूल में हुआ था। एडमिशन के दिन से ही उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो कार्ला और शॉन के करीब आई और वो दोनों उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो सब ज़्यादातर नाइट आउट करते थे। शॉन सुपर नेचुरल एलिमेंट पर रिसर्च करता था। इसके अलावा वो ग्रीन मैजिक करने में भी माहिर था। हालांकि उसे ये शक्तियाँ शैतानों से मिली थी। सिया, शॉन और कार्ला तीनों ही नाइट एडवेंचर किया करते थे, जिसमें सिया और शॉन दोनों के पास मैजिकल पावर्स थी। और शायद यही वजह थी कि वो दोनों उस सुनसान जंगल में जाने से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। पर कार्ला वो मासूम थी, उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं थी। वो उस जंगल में जानवरों की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनकर ही घबरा जाती थी। पर फिर भी सिया और शॉन को अपनी हर मुसीबत का सहारा मानकर उन दोनों के साथ जंगल में आती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब तक उसके दोस्त उसके साथ हैं तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तक वो तीनों वेयरवुल्फ के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे, पर अब भी वो वेयरवुल्फ किंग को ढूंढने में नाकामयाब थे। पर सिया को ये नहीं मालूम था कि उसकी ये तलाश उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से उसका रूबरू कराएगी। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी। ये पार्टी सिया के कज़न अमन ने ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि अमन एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। इसलिए उसने ये पार्टी जंगल में ऑर्गेनाइज कराई थी। कार्ला के कहने पर सिया अपने क्लासमेट दानिश से बात करने के लिए उसके पास गई। अभी उन दोनों ने कुछ बात की ही थी कि दानिश ने एकदम से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ। उसके इस रूड बर्ताव को देखकर सिया को बहुत गुस्सा आया। वो उस पर गुस्से से चिल्लाई। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। जंगल काफ़ी सुनसान था। उसके कदमों की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी और दानिश को भला बुरा कहते हुए जंगल के उस खौफनाक अंधेरे में बस आगे चलती जा रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जैसे ही उसने सामने देखा तो उसकी रूह कांप उठी कि दूर एक पेड़ के पीछे उसे एक परछाई दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें उस अंधेरे में चमचमाती हुई साफ नजर आ रही थी। वो किसी इंसान की आंखें तो नहीं, ना ही किसी जानवर, वो शायद किसी शैतान की आंखें थी। एक अजीब सा नशा था उन आंखों में। सिया ने डरते हुए कहा, कौन है वहाँ? उसका इतना कहना ही था कि वो परछाई वहाँ से गायब हो गई। ये नज़ारा देखकर सिया की आंखें फटी की फटी रह गई। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि उसका पूरा शरीर जम चुका है और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। तभी एक परछाई उसके ऊपर से तेजी से गुजरी और उसका दिव्य नेकलेस लेकर वहाँ से गायब हो गई। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो अपने कज़न अमन के कमरे में है। उसके मामा और अमन दोनों ही उसके पास परेशान खड़े थे। सिया ने उठकर पूछा कि वो तो कल रात जंगल में ही थी, तो वो इस कमरे में कैसे आई? अमन ने घबराते हुए बताया कि वो उन्हें जंगल में बेहोश मिली थी। अमन ने पूछा, क्या हुआ था वहाँ? सिया ने जवाब दिया, एक अजीब सी परछाई थी वहाँ उस जंगल में, जो मुझे अपनी चमकती हुई खौफनाक आंखों से घूरे जा रही थी। तभी सिया के मामा का ध्यान उसके गले पर गया। उन्होंने सिया से पूछा, तुम्हारा नेकलेस कहाँ है सिया? सिया ये देखकर दंग रह गई, क्योंकि अभी तक उसका ध्यान अपने खाली गले पर गया ही नहीं। उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि शायद मेरा नेकलेस जंगल में ही गिर गया। सिया के लिए वो नेकलेस काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसके मामा ने उसे दिलासा दिलाया कि वो उसके नेकलेस को जंगल से ढूंढ के लाएंगे। उस रात सिया काफ़ी उदास थी। उसे घर में काफ़ी घुटन हो रही थी, इसलिए वो वहाँ ताज़ी हवा लेने के लिए गई। वो रोते हुए अपनी किस्मत को दोष देते बस आगे चली जा रही थी। और दोष भी क्यों ना दे, क्योंकि देखा जाए तो ये उसकी किस्मत ही थी जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। चलते चलते अचानक
उसने ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर उसका पूरा बदन सफ़ेद पड़ गया। उसने देखा कि एक भेड़िया उसकी तरफ चला आ रहा है। वो भेड़िया आम भेड़ियों से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। वो भेड़िया उसके एकदम करीब आ गया। सिया को ना जाने क्या हो गया। उसने प्यार से भेड़िए के सर पर अपना हाथ रख दिया। सिया को उस भेड़िए की आंखों में एक अजीब सी मासूमियत दिखाई दे रही थी। उस भेड़िए ने सिया को एक खरोच तक नहीं पहुंचाई। ये बात काफ़ी अजीब। वो भेड़िया धीरे धीरे उससे पीछे हटा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ये नज़ारा देखकर सिया पत्थर की मूर्ति की तरह जम गई। तभी वहाँ अमन आ पहुंचा। उसने सिया को देखकर पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अंदर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। सिया ने कहा, मैं थोड़ी ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर आई थी। तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। उस रात कार्ला अपने घर के बाहर बरामदे में अपने डैड से फ़ोन पर बात कर रही थी। अपने डैड से बात करने के बाद जैसे ही वो फ़ोन रखकर अंदर जाने को हुई कि तभी उसे पीछे से किसी भेड़िए की गुर्राने की आवाज़ आई। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा भेड़िया पेड़ के बगल में खड़ा था। उस बड़ी से भेड़िए को देखकर कार्ला का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया था। अगले सुबह कार्ला ने सिया के मामा को कल रात की घटना के बारे में बताया। सिया के मामा एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। सैल्मन क्रीक का एरिया उन्हीं के जुरिडिक्शन में आता था, इसलिए वो कार्ला के साथ जंगल में गए मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जंगल में कुछ दूर चलने पर उन्होंने खून से लथपथ एक हंडियों का ढांचा देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस जानवर को कुछ घंटे ही पहले मारकर खाया गया है, क्योंकि खून एकदम ताज़ा था। ये नज़ारा देखकर सिया के मामा के कान खड़े हो गए। अगले दिन जब सब स्कूल पहुंचे तो सिया के क्लास टीचर एलियान सर ने क्लास में एक अनाउंसमेंट किया कि भेड़ियों की बढ़ती दहशत को देखकर सरकार ने सॉल्मन क्रीक में कर्फ्यू का ऐलान किया है और इसलिए अगले 5 दिन तक सारे स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद बाकी के क्लास टीचर्स ने भी अपनी अपनी क्लास में ये अनाउंसमेंट कर दिया। भेड़ियों के आतंक की चर्चा पूरे स्कूल में हो रही थी। कार्ला ने सिया और शॉन को कल रात की सारी घटना बताई, जिसे सुनकर सिया को थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि कार्ला ने जिस बड़े भेड़िए को देखा था वो वही भेड़िया उस रात सिया को भी दिखाई दिया था। उसी रात भेड़ियों के बारे में पढ़ने के लिए शॉन ने अपने कंप्यूटर पर कुछ पुराने आर्टिकल्स ढूंढना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नज़र एक आर्टिकल पर पड़ी। उसने देखा कि उस आर्टिकल में एक नेकलेस की तस्वीर है। ताज्जुब की बात यह थी कि वो नेकलेस वो सिया के नेकलेस के जैसा ही था। स्क्रॉल करते हुए जब वो नीचे गया तो उसे एक भेड़िए की तस्वीर दिखाई दी। शॉन ने आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा तो उसे पता चला कि कई सालों पहले शैतान उस नेकलेस के पीछे पड़े थे, क्योंकि उस नेकलेस में बेहिसाब ताकत थी। वो उसकी ताकत को हासिल कर दुनिया पर राज करना चाहते थे, जिसके लिए देवताओं और शैतानों में युद्ध भी हुआ। पर इस युद्ध में शैतानों को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद देवताओं ने अपनी धरती के वंशजों यानी एंडरसन वंश को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी और अब एंडरसन ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। पर भेड़िए इस युद्ध में अधिक संख्या में शामिल थे और ऐसा माना जाता है कि आज भी कुछ भेड़िए धरती पर उस नेकलेस को ढूंढ रहे हैं। पूर्णमासी की वो रात थी जब वो तीनों फिर से एक बार नाइट एडवेंचर के लिए जंगल में आए। इस बार उन्हें एक बहुत बड़ा क्लू मिला था वेवल्स के राजा तक पहुँचने का, क्योंकि सिया को एक अननोन नंबर से मैसेज मिला था जिसमें लिखा था कि अपने सवालों के जवाब चाहती हो तो आज रात जंगल में मिलो। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद शॉन ने कहा, शायद तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा। सिया ने कहा, बस थोड़ी देर और रुकते हैं और अगर कोई नहीं आया तो हम वापस चले जाएंगे। वो सब अब कुछ और बातें ही कर रहे थे कि तभी कोई वहाँ आया। जब उन्होंने उसे देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि वो उनके क्लास टीचर एलियन सर थे। सिया के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर उसने सारे सवालों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ ये पूछा कि वेवल्स का राजा कौन है। एलियन सर ने बताया कि वेवल्स का राजा कोई और नहीं, दानिश ही है। ये सुनकर सिया के चेहरे का रंग ही उड़ गया। हिम्मत करके उसने अपना दूसरा सवाल पूछा कि उस रात पार्टी से लौटते वक्त जो बच्चाएं उसे पेड़ के पीछे दिखाई दी थी वो कौन था। एलियन ने कहा, ऐसे अभी बहुत से राज हैं जो तुम्हारी माँ ने तुमसे छुपाया है। इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकती है। फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि उसका नाम रोशन है। ये सारी बातें बताने के बाद वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद वो सब भी जंगल से निकल गए। घर आने के बाद सिया ने अपने मामा से कहा कि उसे अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानना है। सब कुछ यानी सब कुछ। उन्होंने कहा, बस तुम आज अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? सिया ने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा कि क्या मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ? पता नहीं क्या आया उसके मन में और उसने ये सवाल उनसे पूछ लिया। उन्होंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ, तुम अकेली ही हो अपनी माँ की बेटा। सिया समझ गई कि वो झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा, आपको आपकी मरी बहन की कसम, मुझे सच बताइए। उन्होंने कहा,
ठीक है, मैं बताता हूँ। तुमसे पहले तुम्हारी माँ ने 2 और बच्चों को जन्म दिया था। पहला बेटा जो कि पैदा होने के दिन से ही गायब हो गया। दूसरी एक बेटी थी जिसे उसने करीब 2 साल अपने पास पाला। वो तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। इसके बाद तुम्हारी माँ ने उसे न्यूयॉर्क भेज दिया क्योंकि ये जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं थी। पर तुम्हारे जन्म के बाद उसने तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया, इसलिए उसने अपनी कुर्बानी देकर तुम्हें बचाया। सिया ने अपनी माँ से कहा, तो बताइए क्यों दूर रखा आपने मुझे मेरे भाई और बहन से? उसकी माँ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, पर मैं मजबूर थी। ये भविष्यवाणी हुई थी कि मेरी तीनों संतान अलग अलग परिस्थितियों को झेलेंगी। मैं एक माँ हूँ, अपनी संतानों को मुसीबत में कैसे देख पाती, इसलिए मैंने सबको अलग अलग और अच्छी जगह भेज दिया जहाँ सब सुरक्षित रह सकें। सिया ने हकलाते हुए कहा, तो वो लड़का? उसकी माँ ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, हाँ, रोशन तुम्हारा भाई था। बचपन में वो एक आम इंसान के बच्चे की जैसा ही था, इसलिए मैं चाहती थी कि कम से कम मेरा एक बच्चा खुशी से अपनी ज़िंदगी जी सके। पर मेरा ये सपना भी शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो गया। ये सब सुनने के बाद सिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिया हो। वो समझ चुकी थी कि उस रात वहाँ उस जंगल में उस पेड़ के पीछे जो परछाई उसे घूर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ही था। वो वही था जिसने सिया के गले से उसका नेकलेस निकाला था। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वो जानता था कि वेयरवुल्व्स को किसी की तलाश है और वो इसे पाने के लिए सिया को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। और जो अंदाज़ा उसकी माँ ने उसे बचपन में देखकर लगाया था वो पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि वो बचपन में तो आम इंसान की तरह दिखने में था, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो भी एक भेड़िया बन गया, क्योंकि शायद उसके खून में भेड़ियों का अंश मिल चुका था। और उस रात जब सिया बाहर ताज़ी हवा लेने आई तो जिस भेड़िए को उसने देखा वो भी उसका भाई ही था, इसलिए सिया के छूते ही वो शांत होकर वहाँ से चला गया। उस रात जब जंगल में सिया के मामा भेड़िए की थियरी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो वो उन्हें अपनी सच्चाई बताने आया था कि वो उनका भांजा है, पर उन्होंने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और उसे गोली मार दी। उस गन में सिल्वर बुलेट्स होने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सिया ने कहा, पर मैं जानती हूँ कि मेरे इंसान भाई को वेयरवुल्फ किसने बनाया। वो दानिश था, वेयरवुल्व्स का राजा, जिसने मेरे मासूम भाई को एक भेड़िया बना दिया। मैं नफरत करती हूँ उससे, जिसके कारण मैंने अपने भाई को खो दिया। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाती हूँ कि मैं सॉल्मन क्रीक में मौजूद सारी शैतानी ताकतों का अंत कर दूंगी और अब यही मेरी ज़िंदगी का इकलौता मकसद है।